यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 विषय इतिहास का मॉडल पेपर नंबर 1 हल करेंगे, जो कि आपके आरबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किए गए। चलिए आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं। आज की मोटिवेशनल लाइनें हैं कि जीवन में ठंड और घमंड से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हालतों में इंसान है वो अकड़ जाता है। कि जीवन में ठंड और घमंड दोनों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हालतों में इंसान अकड़ जाता है। अभी जो ठंड का दौर चल रहा है, इसमें आराम से घर पर बैठकर तैयारी करते रहे। आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो मार्च में जल्दी होंगे, इसलिए आपके पास कम समय का सदुपयोग करें और जीवन में कभी भी घमंड नहीं करें। तो बिना देर के आज का सेशन शुरू करते हैं। आपके जो इतिहास में खंड ए है वो एमसीक्यू प्रश्न से संबंधित होंगे, और इसमें पहले प्रश्न है वो एमसीक्यू प्रश्न से संबंधित होगा, और उसमें 18 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे 1 से 18 तक। इसमें आपके पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिला है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। देवपुत्र की उपाधि है वो कुषाण वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे लगाई थी। तीसरा प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को किस का देश कहते हैं। यानी कि जो मेलुआ है उसको किन का देश कहा जाता है। मेलुआ को है वो नाविकों का देश कहा जाता है। नाविकों यानी नाव चलाने वालों का देश कहा जाता है। दशपुर किस नगर का प्राचीन नाम था। दशपुर आपके है वो मंदसौर का प्राचीन नाम था। आपके ये जो महत्वपूर्ण नगर है इनके प्राचीन नाम ध्यान रखना है। आपके पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। उसके बाद 5 प्रश्न है, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया। यानी कि सांची पर जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो किसने लिखे, जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने ये ग्रंथ है वो सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किए। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। आगे छठा प्रश्न है, रियला नामक यात्रा वृत्तांत किस विदेशी यात्री ने लिखा। रियला नामक यात्रा वृत्तांत है वो इब्न बतूता ने लिखा। उसके बाद 7वां प्रश्न है, तवरम क्या था। तवरम है वो भजनों के संकलन का एक ग्रंथ था। 8वां प्रश्न है, उल्टबांसी रचनाओं का संबंध किससे है। उल्टबांसी रचनाओं का संबंध आपके है वो वेदा से संबंधित है। 9वां प्रश्न है, हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद के द्वारा प्रकाश में लाए गए। हम्पी के भग्नावशेष है वो कालीन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए। इसमें आपके ऑप्शन डे है वो सही है। आगे 10वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। यानी कि आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि बीच में 3 है, इस समय विजयनगर की स्थापना हुई, और 3 को जोड़ने पर 6 होता है, और विजयनगर में भी 6 है, और अंत में भी आपके 6 वर्ड। आप इसे कोड वर्ड से याद रख सकते हो। 11वां प्रश्न है, मुगल काल में जिन्स ए कामिल किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे। मुगल काल में आपके जिन्स ए कामिल वर्ड है वो भोज्य पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता था। 12वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी थी। मुगल साम्राज्य में जो वित्तीय व्यवस्था की देखरेख यानी कि पैसों का मैनेजमेंट है वो दीवान करते थे। 13वां प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के विषय में 5वीं रिपोर्ट है वो तैयार की गई। इसमें आपके ऑप्शन डे है वो सही है। आगे 14 प्रश्न है, दामिनी कोह का क्षेत्र किस जनजाति से संबंधित है। यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दामिनी कोह का संबंध है आपके संताल जनजाति से था। अगला 15वां प्रश्न है, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। ये कथन आपके है वो लॉर्ड डलहौजी ने कहे थे। उसके बाद 16वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। आपके जेम्स फर्ग्यूसन है उसने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। इसमें ऑप्शन से है वो सही है। आगे 17वां प्रश्न है, जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में कौन सा दिन तय किया था। जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना ने है वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 तय किया था। 18वां प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत कहां पर स्वतंत्र सरकार की स्थापना नहीं हुई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के तहत आपके पंजाब में है वो स्वतंत्र सरकार की स्थापना नहीं हुई। ये आपके 18 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित होंगे। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित होगा, और इसमें आपके 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, और प्रत्येक रिक्त स्थान है वो 1 नंबर का होगा। इस प्रकार आपके दूसरा प्रश्न है वो 6 नंबर का होगा। इसका पहला है, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से खालजे राज्यों का उल्लेख मिलता है। यानी कि महाजनपद कुल कितने थे। महाजनपद आपके है वो 16 थे। उसके बाद है, खालजा राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। सातवाहन वंश के जो राजा थे उनको आपके उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, बुद्ध के प्रिय शिष्य ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संग में आने की अनुमति प्राप्त की। आपके जो बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था उसने बुद्ध को समझाया और महिलाओं के संग में आने की अनुमति प्राप्त की। उसके बाद चौथी खालजा है, अल बरूनी ने अपनी कृति किताब उल हिंद खालजा भाषा में लिखी। किताब उल हिंद आपके है वो अरबी भाषा में लिखी हुई। ये पुस्तक आपके है अल बरूनी की। आपको इसके लेखक का नाम ध्यान में रखना है।
15वां 5वां अबुल फजल ने आईन अकबरी को अकबर के शासन के खालजगा वर्ष में पूरा किया था। आईन अकबरी की रचना आप है वो अबुल फजल ने की थी और ये अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष में है उसे वह वो पूरा किया था। उसके बाद छठी खालजगा इस्तमरारी बंदोबस्त वर्ष खालजगा में लागू किया था। इस्तमारी बंदोबस्त वर्ष 1793 में आपके है वो लागू किया था। इसके बाद आपका जो 23वां प्रश्न होगा अति लघुरात्मक प्रश्नों संबंधित, इसमें आपके 11 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी एक नंबर है। इसका उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है, यानी कि 20 से 25 वर्ड अधिकतम शब्द सीमा इसकी। इसका पहला हड़प्पा सभ्यता में फयांस क्या था, आपके फयांस का क्या अर्थ था। हड़प्पा सभ्यता में फयांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ था। इसके बाद दूसरा है मनु स्मृति का संकलन कब हुआ था। मनु स्मृति का संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा के बीच हुआ था। इसमें तीसरा है रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है, यानी कि जो रेशम के बुनकर है उनका है आपके वर्णन कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है। ये आपके मंदसौर से अभिलेख मिला है, उनसे रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। इसका चौथा है फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्ष रहा। फ्रांसवा बर्नियर है वो भारत में 12 वर्ष तक रहा, 1656 से 1668 ईस्वी तक रहा। पांचवा प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलिक ने किस धर्म उपदेशक के प्रवचन से खुश होकर उसे 1 लाख टके मुद्रा और 200 दास दान में दिया। आपके मोहम्मद बिन तुगलिक ने है वो नसीरुद्दीन धर्म उपदेशक को 1 लाख टके और 200 दास दान में किए। छठा प्रश्न है भक्ति आंदोलन में अलवार स्त्री का क्या नाम था। भक्ति आंदोलन में आपके अलवार स्त्री है उसका नाम अंडाल था। सातवां प्रश्न है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा व लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा व लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व है वो बासवन्ना ने किया था। उसके बाद आठवां प्रश्न है मुगल साम्राज्य में ग्रामीण समुदाय के कितने घटक थे। मुगल साम्राज्य में है वो ग्रामीण समुदाय के मुख्य रूप से 3 घटक थे, खेतिहर किसान, पंचायत और मुखिया। उसके बाद 9वां प्रश्न है दक्कन गंगा आयोग की रिपोर्ट मुंबई सरकार के आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस वर्ष प्रस्तुत की। यह आपके जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो 1878 में पास की गई। 10वां प्रश्न है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को कब शुरू किया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1923 को है वो दांडी यात्रा शुरू की थी। 11वां है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और कब किया 13 दिसंबर 1946 को। आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो खंड 2 है वो लघुरात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा और इसकी उत्तर की शब्द सीमा है वो 50 शब्द है, यानी कि 4 से 5 लाइनों में इसका उत्तर लिखना है। इसमें चौथा प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे। मौर्य साम्राज्य के मुख्य रूप से है वो 5 राजनीतिक केंद्र थे। इसमें पहला है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। दूसरा है तक्षशिला। तक्षशिला एक प्रांतीय केंद्र था और उज्जैनी ये भी एक प्रांतीय केंद्र था। तोसली ये भी प्रांतीय केंद्र था और सौरणगिरी ये भी आपके प्रांतीय केंद्र था। आपको इन चारों का नाम का ध्यान रखना। और पाटलिपुत्र है वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। उसके बाद 5वां प्रश्न है मेगस्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए उल्लेख की गई 6 उप समितियों के नाम बताइए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियां बताइए। मेगस्थनीज ने है वो 6 उप समितियां बताई जिनके नाम निम्नलिखित है। नौसेना का संचालन करने वाली उप समिति यानी कि जल सेना का संचालन करने वाली उप समिति, यातायात और खान पान का संचालन करने वाली उप समिति, पैदल सैनिकों का संचालन करने वाली उप समिति, अश्वारोहियों का संचालन करने वाली उप समिति यानी कि जो घोड़े पर बैठे थे उनका संचालन करने वाली उप समिति, रथ आरोहियों का संचालन करने वाली उप समिति, हाथियों का संचालन करने वाली उप समिति। ये आपके मेगस्थनीज ने है वो 6 उप समितियां बताई गई थी जो सैनिक गतिविधियों के संचालन से संबंधित है। 6वां प्रश्न है बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं। गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, यानी कि अपनी गोत्र से दूसरी गोत्र में विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। 7वां प्रश्न है बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को किस रूप में देखा। बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य के राजा भिखारियों तथा क्रूर लोगों का राजा था। मुगल साम्राज्य के शहर तथा नगर विनष्ट तथा खराब वायु से दूषित थे। इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से परिपूर्ण थे। इसका केवल एक ही कारण था, राज्य के भूस्वामित्व। यानी कि बर्नियर ने है वो मुगल साम्राज्य को भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा कहा था। 8वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमर नायक प्रणाली प्रचलित थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अमर नायक प्रणाली है वो किस साम्राज्य में प्रचलित थी। यह आपके विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। अमर शब्द का उद्भव संस्कृत के शब्द समर से हुआ है जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध।
अमर नायकों को सैनिक कमांडरों की पदवी दी जाती थी और प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। उनका कार्य अपने क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से राजस्व संग्रह करना, जिसका कुछ हिस्सा उन्हें खर्च करने हेतु दिया जाता था। जो आपके अमर नायक है उनको सैनिक कमांडरों के बराबर पदवी दी जाती थी और वो राजस्व इकट्ठा करते थे, जिनका कुछ हिस्सा उनको भी दिया जाता था। उसके बाद 9वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के सभा मंडप के कोई दो लक्षण बताइए। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के छिद्र बने हुए हैं और इसकी दूसरी विशेषता है, इसमें इन स्तंभों पर टिकी दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ी भी बनी हुई थी। 10वां प्रश्न है, मुगल काल में जमींदारों की समृद्धि की वजह उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन थी, मूल्यांकन कीजिए। इसका आपके उत्तर है, जमींदारों की विस्तृत व्यक्तिगत जमीन उनकी समृद्धि का कारण था। उनकी व्यक्तिगत जमीन मिल्कियत कहलाती थी, यानी कि जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन है वो मिल्कियत कहलाती थी, अर्थात जिसका अर्थ होता है संपत्ति। मिल्कियत जमीन पर जमींदारों के निजी प्रयोग के लिए खेती होती थी। प्राय इन पर दिहाड़ी मजदूर या पराधीन मजदूर कार्य करते थे। जमींदार अपनी इच्छा अनुसार इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और अन्य के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी भी रख सकते थे। यानी कि जो जमींदार है उनकी समृद्धि का मुख्य कारण उनके पास विस्तृत जमीन थी, इस कारण वो समर्थ थे। उसके बाद 11वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में बुकानन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। आपके जो बुकानन है उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में क्या भूमिका थी। फ्रांसिस बुकानन ने 1794 से 1815 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य किया। वह बंगाल चिकित्सा सेवा से जुड़ा और लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक भी रहा। उसने अपने प्रवास के दौरान कोलकाता में अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना की। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का सर्वेक्षण किया। बुकानन ने लौह खनिज, अभ्रक, ग्रेनाइट और साल्टपीटर जैसे खनिजों की खोज की। वह वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था एवं वनों को कृषि भूमि में बदलना चाहता था। आपके बुकानन है वो उनकी ये मुख्य भूमिका रही। उसके बाद 12वां प्रश्न है, अवध के विलय में अंग्रेजों की दिलचस्पी क्यों थी, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी कि जो अंग्रेज है वो अवध का विलय करना क्यों चाहते थे। इसका आपके पहला कारण है, अंग्रेजों की मान्यता था कि अवध की भूमि नील और कपास की खेती के लिए बहुत लाभदायक थी और इस प्रदेश को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। यानी कि अंग्रेज चाहते थे कि अवध की भूमि का विलय करके उन पर नील और कपास की खेती की जाए और अच्छा लाभ कमाया जाए। अंग्रेज मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल आदि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। अवध पर अधिकार करके अंग्रेज क्षेत्रीय विस्तार की आकांक्षा पूरा करना चाहते थे, यानी कि अपना क्षेत्र है वो बढ़ाना चाहते थे। ये इसके दो महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद 13वां प्रश्न है, जयपाल सिंह द्वारा संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए दी गई दलीलों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए वो किसने अपना मुख्य रूप से मत रखा। आपके जो जयपाल सिंह है उन्होंने अपनी मुख्य मत रखा। जयपाल सिंह ने कहा, अगर भारतीय समाजों में कोई ऐसा समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया तो वह मेरा आदिवासियों का समूह है, जिसे पिछले 6000 वर्षों से अपमानित किया जा रहा है और उसे उपेक्षा का शिकार हो रहा है। आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। आपके जो जयपाल सिंह है उन्होंने आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की मांग की थी। उसके बाद आपके जो खंड 6 है वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न से संबंधित है। इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। ये आपके अथवा में भी देखने को मिलेगा। इसकी शब्द सीमा आपके है वो 100 शब्द है, यानी कि आपको 10 लाइन से अधिक उत्तर नहीं लिखना, 8 से 10 लाइनों में इसका उत्तर है वो लिखना है। इसमें 14वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में हड़प्पा सभ्यता के पतन में अनेक कारण उत्तरदायी थे, कौन कौन से थे उनका उल्लेख करना। आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। हड़प्पा सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। मोहनजोदड़ो का प्रत्येक नगर दो भागों में विभाजित था, पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। इसकी तीसरी विशेषता, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का समस्त भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसकी चौथी विशेषता, ईंटें एक निश्चित अनुपात की होती थी। पांचवा, मोहनजोदड़ो में नियोजित जल निकास प्रणाली थी। छठी विशेषता है, सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाए गए और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता में है वो सड़कें समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में, विशेष रूप से मोहनजोदड़ो नगर में। इसके अथवा में आपके है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या थे। इसका पहला कारण है, सिंधु नदी के मार्ग बदलने और जलवायु परिवर्तन से समृद्ध हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। वनों की कटाई के कारण भूमि में नमी की कमी हो गई। और तीसरा कारण है, सिंधु नदी की बाढ़ इस सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी थी। यानी कि जो सिंधु नदी की बाढ़ आई थी उसके कारण मुख्य रूप से है वो हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। चौथा है, नदियों के सूख जाने के कारण इस क्षेत्र में रेगिस्तान का प्रसार हुआ, यह भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था। पांचवा, सुदृढ़ एकीकरण के अभाव में सभ्यता हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया, यानी कि उनका सुदृढ़ एकीकरण नहीं था। उसके बाद आपके 15वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन में अलवार व नईनार परंपरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके अंतवा में आपके है, चिश्ती सिलसिले ने भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को अपनाया था। इसको आपको संक्षेप में वो
बताना है। इसमें आपके ये जो अलवार है और नैनार है, इनमें अंतर है वो बहुत ही मोस्ट है। यह आपसे परीक्षा में विशेष रूप से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसमें आपके है भक्ति आंदोलन में अलवार व नैनार परंपरा में अंतर। अलवार भगवान विष्णु और उनके अवतारों के प्रति समर्पित थे। नैनार है वो भगवान शिव और उनके अवतारों के प्रति समर्पित थे, यानी कि जो नैनार है वो शिव को मानते थे और अलवार है वो भगवान विष्णु को मानते थे। उसके बाद है अलवार लोगों का समय काल 5वीं से 10वीं शताब्दी का माना जाता है, जबकि नैनार लोगों का समय काल है वो 6वीं से 8वीं शताब्दी माना जाता है। अलवार के कुल संतों की संख्या वो 12 मानी जाती है, जबकि नैनार के कुल संतों की संख्या लगभग है वो 63 मानी जाती है। अलवारों के भजनों का संग्रह नल पीरा दिव्य प्रबंधम कहलाता है, जबकि नैनारों के भजनों का समय तिरुमुरई नामक श्रृंखला में संकलित किया गया। अलवारों के मुख्य संत थे अंडाल, तोंडरा डिपोदी और थिरुमंगई, जबकि नैनारों के मुख्य संत थे अलार, सुंदरार, सबंदर, करईकाल, अमई यार। ये आपके जो भक्ति काल के भक्ति आंदोलन के अलवार और नैनार परंपरा में अंतर है। उसके अथवा में आपके है चिश्ती सिलसिले ने भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को अपनाया है, इसको आपको संक्षेप में समझाना है। चिश्ती सिलसिले की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की, आपसे ये पूछा जा सकता है। चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेश को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली शामिल है। चिश्ती सिलसिले ने भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को अपनाया था, जिनमें से मुख्य है वो निम्नलिखित है। चिश्ती सिलसिले ने भाईचारा की भावना को बढ़ावा दिया था। चिश्ती सिलसिले के लोग अमीर गरीब सभी के साथ व्यवहार करते थे, यानी कि चिश्ती सिलसिले की मुख्य विशेषता है वो भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया था। चिश्ती सिलसिले ने ईश्वर के साथ एकात्मकता के सिद्धांत पर बल दिया। चिश्ती सिलसिले के अनुयायी है वो शांति प्रिय थे। चिश्ती सिलसिले ने धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया, जिसने शासकों को धर्मांधता से दूर रखने में अहम भूमिका निभाई। चिश्ती सिलसिले ने सद्भाव और सह अस्तित्व पर बल दिया, यानी कि सभी का अस्तित्व होना है वो जरूरी है। चिश्ती सिलसिले ने जीवन दर्शन में नैतिकता को सर्वोपरि रखा है, यानी कि जो चिश्ती सिलसिला है उन्होंने विशेष रूप से एक लाइन में कहे तो मानवता को सर्वोपरि मानना है। मानवता में आपके ये नैतिकता, भाईचारा सब शामिल होते हैं। उसके बाद 16वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, चर्चा कीजिए। इसके तो हमें राष्ट्रवादी दर्शी कल्पना 1857 के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला है विद्रोह का दमन करने के लिए कई नए कानून पारित किए। दूसरा, पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। फौजी अफसरों के अतिरिक्त आम अंग्रेजों को भी विद्रोहियों को सजा देने का अधिकार दे दिया, यानी कि पहले आपके जो अंग्रेज फौजी अफसर थे उनके पास ही किसी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार था, जबकि 1857 की क्रांति के दौरान जो आम अंग्रेज थे उनको भी सजा देने का अधिकार दे दिया गया। और विद्रोहियों की जो सजा है वो एक ही सजा थी, सजाए मौत, यानी कि उनको मौत के घाट उतारना। इसके बाद तीसरा फैसला था कि जनता में दहशत फैलाने के लिए विद्रोहियों को सरेआम फांसी पर लटाया गया और तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दी गई, यानी कि जनता में है वो खौफ बना रहे। उसके बाद है ब्रिटेन ने नई सैनिक टुकड़ियां भी मंगाई। ब्रिटेन से है वो आपके अंग्रेजों ने भारत में नई सैनिक टुकड़ियां भी मंगाई। स्वामी भक्त जमींदारों को पुरस्कृत किया गया और विद्रोही जमींदारों को जमीनों से बेदखल किया गया, यानी कि 1857 की क्रांति में जिन जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया उनको पुरस्कार दिए गए, और जिन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया, जो क्रांतिकारियों का साथ दिया, उनको है वो उनसे जमीन छीन ली। इसके अथवा में आपके है 1857 के संदर्भ में राष्ट्रवादी दर्शीय कल्पना। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के क्रांतिकारी घटनाक्रम से काफी प्रेरणा मिली। 1857 की क्रांति इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इतिहास लेखन की भांति कला और साहित्य ने भी 1857 की याद को जीवित रखा। क्रांति के नायक नायिकाओं पर कविता लिखी गई, उन्हें वीर योद्धा के रूप में चित्रित किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी आज भी हमें हमें जोश भर देती है। इस प्रकार राष्ट्रवादी चित्रों ने हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को साकार रूप दिया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया, यानी कि 1857 की क्रांति में है वो कला और साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखकों ने कविताओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार किया। इसमें आपके जो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचित कविता है खूब लड़ी व मर्दानी झांसी की रानी थी, यह आपके सबसे अधिक चलने वाली कविता थी। इसके बाद 17वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसके अथवा में उन्हें सारे की जरूरत है, उन्हें एक सीडी चाहिए, एनजी रंगा के इस कथन का परीक्षण करना। आपको इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। इसमें आपके संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों की भूमिका यह, संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे, जिनमें 6 सदस्यों की भूमिका वो काफी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। इसमें सबसे पहले है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव तथा तिरंगे झंडे का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उसके बाद आपके है सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पर्दे के पीछे रहकर कई प्रारूपों को लिखने में मदद की थी तथा
विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि जो विरोधी विचारधारा थी उनमें सामंजस्य स्थापित करने का महत्वपूर्ण काम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तीसरे आपके है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान सभा में चर्चा को रचनात्मक बनाए रखा है, यानी कि इस चर्चा में वो कुछ नया किस प्रकार किया जा सकता है या क्रिएटिविटी कैसे की जा सकती है। चौथे आपके सदस्य थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, यानी कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पांचवे गुजरात के के.एम. मुंशी और मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर दोनों ने संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों बी.एन. राव और एस.एन. मुखर्जी ने महत्वपूर्ण सहायता की थी। इस कार्य में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे। इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में है वो प्रकाशित हुए, यानी इस दौरान क्या क्या चर्चा हुई ये 11 खंडों में प्रकाशित हुए। कुछ क्या तो हम आपके उन्हें सारे की जरूरत है, उन्हें एक सीडी चाहिए। एन.जी. रंगा के इस कथन का परीक्षण कीजिए, यानी कि एन.जी. रंगा ने ये कथन क्यों कहा। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचार वाले एन.जी. रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या है वो आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए, न कि जातिगत स्तर पर। एन.जी. रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अब उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है, या अब वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रता है। एन.जी. रंगा ने कहा कि उन्हें सारों की जरूरत है, उन्हें एक सीडी चाहिए, यानी कि जो आर्थिक रूप से अल्पसंख्यक लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको विशेष रूप से संरक्षण की आवश्यकता है, तभी वो आगे बढ़ जाएंगे। उन्हें सरकार के सहारे की जरूरत है, सरकार की सीडी की जरूरत है, ताकि वो आगे बढ़ सके। इसके बाद आपका जो खंड द है वो निबंधात्मक प्रश्न से संबंधित है और इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का होगा और इसकी शब्द सीमा आपके है वो 250 शब्द है, यानी कि लगभग इसमें 20 लाइनें आपको है वो लिखनी, पूरा एक पेज लिखना है। इसमें आपके 18वां प्रश्न है बौद्ध धर्म में स्तूप संरचना को बताते हुए सांची के स्तूप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहले आपको बौद्ध धर्म में जो स्तूप की संरचना है ये क्या है इसके बारे में बताना है। उसके बाद जो सांची का स्तूप है उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। स्तूप की संरचना के प्रमुख तत्व है वो निम्नलिखित है। अंड स्तूप संस्कृत अर्थ टीला, इसको स्तूप का आपके जो संस्कृत में अर्थ है वो टीला होता है। टीला का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंड कहा गया, यानी कि जो मिट्टी का टीला है उसको अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल हो गई जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। उसके बाद स्तूप की संरचना में आपके दूसरा पार्ट है हर्मिका। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। ये छज्जे के जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था, यानी कि ये जिसके ऊपर हर्मिका होती वो देवताओं का घर माना जाता था। उसके बाद आपका तीसरा पार्ट है यष्टि। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे। इस पर प्राय एक छतरी लगी हुई होती थी। उसके बाद चौथा पार्ट है वेदिका। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य संसार से अलग करती थी। उसके बाद में आपके इसमें पूछा गया सांची के स्तूप की विशेषताएं। सांची के स्तूप की मुख्य विशेषता है मूर्तिकला की व्याख्या। इसमें मूर्तिकला अंश में फूस की झोंपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखाई देता है। सांची की मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानशील राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सर्वस्व एक ब्राह्मण को दे दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने लगा, यानी कि इसमें मूर्तिकला की है वो विशेष रूप से व्याख्या दिखाई देती है। सांची के स्तूप की दूसरी विशेषता है बुद्ध के चरित्र के बारे में जानकारी। बौद्ध मूर्तिकला को समझने के बाद कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। कई प्रारंभिक चित्रकारों ने बुद्ध को मानव के रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा, स्तूप मां परिनिबान के प्रतीक बन गए। चक्र को भी प्रतीक के रूप में प्राय प्रयोग किया जाए, यानी कि जो रिक्त स्थान है उसको बुद्ध के ध्यान के रूप में प्रतीक के रूप में माना जाता था। सांची के स्तूप की आपकी तीसरी विशेषता है लोक परंपराएं। कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित है जो तोरण द्वार के किनारे एक वृक्ष पकड़कर झूलती हुई दिखाई देती है, जो कि संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति है। एक परंपरा में यह भी माना जाता था कि इस स्त्री के द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक शुभ प्रतीक माना जाता था। इस कारण स्तूप के अलंकरण में इसका प्रयुक्त हुआ, यानी कि जो जब भी स्त्री है वो वृक्ष को छूती उस वृक्ष है वो फूल खिल उठते थे। उसके बाद आपके सांची के स्तूप की चौथी विशेषता है सांची की मूर्ति में पाए गए कई प्रतीकों को लोक परंपराओं से उभारना। साल भंजिका की मूर्ति से ज्ञात होता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से अलग अन्य विश्वासों प्रथा और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समर्थ किया। सांची की मूर्ति में पाए गए कई प्रतीक के चिन्ह निश्चित रूप से इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए सांची में जानवरों कुछ सुंदर उत्कीर्ण प्राप्त हुए। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल सम्मिलित है। सांची के स्तूप की 5 विशेषता है कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति का उत्कीर्ण। सांची में कमल दल और
हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। हाथी उसके ऊपर जल छिड़क रहे हैं, जैसे उनका अभिषेक कर रहे हैं, यानी कि हाथी है वो महिला के ऊपर जल छिड़क कर उनका स्वागत कर रहे हैं। इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इस महिला को माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते हैं। उसके बाद सांची के स्तूप की छठी विशेषता है स्तंभों पर सर्पों का उत्कीर्ण। कुछ स्तंभों पर सर्पों का उत्कीर्ण है। ये प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिए गए प्रतीत होता है। प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ और इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। यह आपके प्रश्न भी पूछा गया है कि सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र किसने माना था? आपके जेम्स फर्गुसन ने वो माना था। इसके बाद तो हम आपके हैं नई धार्मिक परंपराओं में महायान बौद्ध मत के विकास का विश्लेषण कीजिए। यह भी आपके 4 नंबर का, आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। नई धार्मिक परंपराओं में महायान बौद्ध मत का विकास। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणा और व्यवहार में बदलाव नजर आता है। प्रारंभिक बौद्ध मत में निबान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निबान प्राप्त किया, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। ये विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्व को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निबान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इसे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान परंपरा के नाम से संबोधित किया। महायान मत बौद्ध संघ के भीतर की प्रवृत्तियों के स्वाभाविक विकास का परिणाम है। महायान के विकास में विभिन्न कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महायानी संत स्थिरवादियों की तरह अपने साहित्य को मूलभूत वचन मानते हैं। दूसरी शताब्दी ईस्वी के बाद भारत में अनेक जातियों का उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेशों से आगमन शुरू हुआ। कालांतर में देश संस्कृति ने देश में आने वाले विदेशी सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात कर लिया। बौद्ध मत ने इस प्रक्रिया में अति सक्रिय तौर पर सहभागिता निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि मार्ग से मध्य एशिया चीन तक बौद्ध मत का प्रभाव स्थापित हुआ। इसके साथ ही बौद्ध मत के भीतर भी कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। इसी समय जातक कथाओं का महत्व जन सामान्य में बढ़ रहा था, जिसका प्रभाव हमें श्रद्धा एवं भक्ति के बौद्ध मत में समायोजन के रूप में भी देखने को मिलता है। ठीक इसी समय गांधार एवं मथुरा कुल में ग्रीक कला के प्रभाव से महात्मा बुद्ध की है वो प्रतिमाएं बनने लगी। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं है वो गांधार और मथुरा कुल में बनने लगी। इस प्रकार लोकोत्तर बौद्ध, बोधिसत्व एवं भक्ति आदि तत्वों ने बौद्ध मत में प्रवेश किया। बौद्ध मत को एक नया स्वरूप प्रदान किया, जिसे महायान बौद्ध मत के रूप में लोकप्रियता मिली। यानी कि जो बौद्ध मत का नया स्वरूप था उसे महायान बौद्ध मत के रूप में लोकप्रियता मिली। महायान सूत्रों, शास्त्रों तथा तिब्बती एवं चीनी साहित्यों में महायान के उद्भव एवं प्रमाणिकता के बारे में जो परंपरा विद्यमान है, उसके अनुसार बुद्ध ने सारनाथ के निकट मृगदाव में प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन द्वारा हीनयान मत का संकेत दिया था। इस प्रथम उपदेश ने महात्मा बुद्ध ने सर्वाक उपयोगी धर्म का प्रचार किया था, परंतु निर्वाण प्राप्ति के 16 वर्ष में उन्होंने राजगृह के निकट गृद्धकूट पर्वत शिखर पर बोधिसत्वों की विशाल सभा में महायान का उपदेश दिया था। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महायान बौद्ध मत भी उतना ही प्राचीन है जितना कि हीनयान, अतः महायान साहित्य भी उतना ही प्रामाणिक एवं माननीय है जितना कि पाली त्रिपिटक माने जाते हैं। यानी कि महायान साहित्य है वो भी एक प्रामाणिक और माननीय साहित्य है। इसके बाद आपके 1900 प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करना है। गोलमेज सम्मेलन वाले प्रश्न का उत्तर है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भारतीय संविधान पर विचार करने के लिए लंदन में नवंबर 1923 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। आपके जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो नवंबर 1923 में लंदन में आयोजित किया गया। ये वह समय था जब भारत के प्राय सभी प्रमुख नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जेल में बंद थे। इस सम्मेलन प्राय कुछ सांप्रदायिक समस्याओं पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में दुर्भाग्य से कोई निर्णय है वो नहीं लिया जा सका, क्योंकि भारत के जो प्रमुख नेता थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग ले रहे थे, उस कारण उनको जेल में बंद किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के उपरांत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सफलता के लिए अंग्रेजों ने अत्यधिक प्रयास के लिए इसके लिए उन्होंने गांधी जी को रिहा कर दिया। यहाँ गांधी इरविन में समझौता हुआ, ये गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। 1931 के अंत में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी भारत का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु उनके इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी थी। इस सम्मेलन में भाग ले रहे मुस्लिम लीग के जिन्ना का कहना था कि उनकी पार्टी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों में काम करती है। अनेक रियासतों के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। उनका दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई भी प्रभुत्व नहीं है। तीसरी चुनौती डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की ओर से थी। उनका कहना था कि गांधी जी व कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का
प्रतिनिधित्व नहीं करती, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में है वो अधिकतर भारतीय नेता शामिल हुए थे, जैसे कि गांधी जी है, मोहम्मद अली जिन्ना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। उसके बाद आपके है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। जिन दिनों भारत में महात्मा गांधी ने सशक्तता के साथ सविनय विज्ञान आंदोलन चला रखा था, उसी समय लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। इंग्लैंड की एक मुख्य लेबर पार्टी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। भारत में कांग्रेस पार्टी ने इस सम्मेलन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था। वे भारतीय प्रतिनिधि जो सिर्फ कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाते थे, उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया। इस श्वेत पत्र के आधार पर आपके है वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। कांग्रेस के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में लिखा गया था। उसके बाद तो हम आपके है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान। भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी की मुख्य भूमिका थी। उन्होंने सत्याग्रह और शांतिपूर्ण अहिंसा का सहारा लेकर ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत को स्वतंत्र कराने में गांधी जी के योगदान को निम्न बिंदु के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। गांधी जी है वो भारतीय राष्ट्र के पिता, यानी कि भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना गया है, क्योंकि गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावी और सम्मानित थे। ये जो आपके है वो सभी नेताओं के बीच एक योजक कड़ी का काम करते थे। इसका आपके दूसरी विशेषता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कुशलतापूर्वक संचालन, यानी कि गांधी जी ने वो आंदोलन का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया। इसमें पहला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। उनके कहने पर भारतीयों, चाहे वे क्लर्क थे, वकील थे या कारीगर थे, सबने अपना काम करना बंद कर दिया। विद्यार्थियों ने विद्यालय जाना छोड़ दिया। सभी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, यानी कि गांधी जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। दूसरा आंदोलन आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने नमक कानून तोड़ा, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तीसरा आपके आंदोलन है अगस्त 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने इसके लिए करो या मरो का नारा दिया था। आपसे ये पूछा जा सकता है करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब और किस आंदोलन के तहत दिया था? करो या मरो का नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अगस्त 1942 में दिया था। इसके बाद आपके गांधी जी की तीसरी विशेषता है स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन का है वो पुरजोर समर्थन किया था। चौथी विशेषता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को विशिष्ट वर्गीय आंदोलन से जन आंदोलन बनाया। इसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन परिणत करने का था। गांधी जी ने अपनी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा जो फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी, उसमें अपने भाषण में मजदूर गरीबों को और ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी वेशभूषा को गरीब भारतीयों की वेशभूषा के अनुरूप डाला, ताकि गरीब जनता उसे अपने जैसा समझते हुए राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का काम किया। गांधी जी है वो आपके एक वकील होते हुए उन्होंने गरीब के जैसे कपड़े धारण किए, ताकि गरीब लोग है वो उनके साथ जुड़कर अपनापन का अनुभव करें। उसके बाद आपके गांधी जी के चरित्र की पांचवी विशेषता है समाज सुधारक। गांधी जी महान समाज सुधारक भी थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना होगा। एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सत्ता संयम लाना होगा। इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया। उन्होंने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार और स्वदेशी के अपनाने तथा खादी पहनने पर विशेष रूप से बल दिया। उसके बाद छठी विशेषता है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों का घोर विरोध किया और देश में शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों तक का भी बलिदान कर दिया था। उसके बाद आपका जो 20 प्रश्न है वो भारत के मानचित्र से संबंधित होगा और इसमें आपसे 5 स्थान पूछे जाएंगे और ये आपके 5 नंबर का होगा। इसमें 5 स्थान और 5 ये नहीं आते, तो इसके अथवा में आपके 5 स्थान दिए होंगे। इसमें आपके पहले है लोथल, कलिंग, सांची, कनौज और पुआर। ये आपके है कनौज आपके उत्तर प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश में, लोथल गुजरात में और कलिंग आपके यहाँ इस समुद्र तट के पास है और पहाड़ आपके यहाँ है तमिलनाडु में। पुआर आपके है वो स्थित है। इसके बाद आपके अत्वा में है बम्बई, मसूलीपट्टनम, झांसी, कटक और मेरठ। यह आपके मेरठ है वो उत्तर प्रदेश में है। झांसी भी आपके उत्तर प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास ही है। और कटक आपके है वो उड़ीसा में और मसूलीपट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में और बम्बई है वो आपके महाराष्ट्र में है। ये आपके मॉडल पेपर था। इसमें आपके ये 20 प्रश्न इस प्रकार पूछे जाएंगे। अब हम इसके हिस्ट्री के आपके है वो ब्लू प्रिंट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपके किस पार्ट से कितने प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें आपके जो पहला पार्ट है इंटे, मनके तथा अस्थियां। इसमें आपके एक बहुल विकल्पात्मक यानी कि MCQ प्रश्न पूछा जाएगा, एक अतिलघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें से आपके एक है वो
3 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और एक MCQ और पूछा जाएगा। इस प्रकार यह पार्ट आपके है वो पूरा 6 नंबर का और इस पार्ट से आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका दूसरा पार्ट है राजा, किसान और नगर। इसमें आपके एक MCQ पूछा जाएगा, एक लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक और लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि इसमें 2 लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से आपके 6 नंबर का है वो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके तीसरा पार्ट है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें आपके एक MCQ प्रश्न पूछा जाएगा और आपके एक अति लघुरात्मक और एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान और एक अति लघुरात्मक और पूछा जाएगा, यानी कि 2 अति लघुरात्मक प्रश्न इस पार्ट से आपके पूछे जाएंगे। इस पार्ट से आपके है वो 6 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इस पार्ट से आपके छोटे प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इस पार्ट में जो छोटे प्रश्न जितने बनते हैं उनका विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद आपके चौथा पार्ट है विचारक, विश्वास और इमारत। इसे आपके एक MCQ प्रश्न पूछा जाएगा और एक और MCQ प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि 2 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे और एक है वो रिक्त स्थान पूछा जाएगा। उसके बाद आपके एक 4 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपको विशेष रूप से निम्नात्मक प्रश्न पर ध्यान देना है, क्योंकि ये आपके 4 नंबर का और एक पार्ट में 4 से 5 निम्नात्मक प्रश्न बनते हैं, उनको आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है ताकि आपके ये पूरे 4 नंबर मिल सके। ये पार्ट आपके 7 नंबर का है और इसमें आपके 4 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके छठा पार्ट है, 5वां पार्ट है यात्रियों के नजरिए। उसमें आपके एक MCQ पूछा जाएगा, एक अति लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और उसके बाद एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक और MCQ पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा। इस प्रकार आपके इस 5 पार्ट से है वो 5 प्रश्न है वो 6 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके छठवां पार्ट है भक्ति सूफी परंपरा। इसमें आपके एक MCQ पूछा जाएगा, एक अति लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक और MCQ पूछा जाएगा। उसके बाद आपके है वो 3 नंबर का एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक अति लघुरात्मक प्रश्न और पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से आपके 7 नंबर का है वो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ये पार्ट है आपके, इसका वेटेज है वो 7 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपके 7वां पार्ट है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये आपके जो विजयनगर वाला पार्ट है, इसे आपके एक MCQ पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न और पूछा जाएगा, एक MCQ प्रश्न है वो और पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से आपके है वो 6 नंबर के 4 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका 8वां प्रश्न है किसान, जमींदार और राज्य। इसे आपके एक MCQ पूछा जाएगा और एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा। उसके बाद एक MCQ और पूछा जाएगा और एक अति लघुरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार आपके एक लघुरात्मक प्रश्न और पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से आपके है वो 6 नंबर के 5 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके 9वां पार्ट है उपनिवेशवाद और देहात। इसमें एक MCQ, एक रिक्त स्थान और एक फिर और MCQ पूछा जाएगा। इस प्रकार ये 3 प्रश्न और एक अति लघुरात्मक प्रश्न और पूछा जाएगा। उसके बाद एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार आपके 6 नंबर के 5 प्रश्न है वो इस पार्ट से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका 10वां पार्ट है विद्रोही और राज। इसमें आपके एक MCQ पूछा जाएगा और एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक है वो 3 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार आपको इस पार्ट में वो जो बड़े प्रश्न है उन पर विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि इसमें एक MCQ, एक लघुत्तरात्मक और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट में आपके 6 नंबर के वो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके 11वां पार्ट है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपके एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक 4 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न और एक MCQ टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा और एक MCQ और पूछा जाएगा, मतलब 2 MCQ, एक अति लघुत्तरात्मक और एक 4 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार आपके ये है वो 7 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो निम्नात्मक प्रश्न है वो राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित पूछा जाएगा। उसके बाद आपका 12वां पार्ट है संविधान का निर्माण। इसमें आपके एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक 2 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न और एक 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है वो पूछा जाएगा। इस प्रकार इस पार्ट से आपके 6 नंबर के 3 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके 13वां भाग है वो मानचित्र कार्य संबंधी। इसमें आपके एक प्रश्न है वो 5 नंबर का पूछा जाएगा, वो ये आपके 5 नंबर का है वो भारत के मानचित्र से संबंधित। इस प्रकार आपके इतिहास विषय में ये आपके पाठक वेटेज रहेगा और ये आपका इतिहास का पूरा मॉडल पेपर है। इसके आधार पर आपके जो है वो 20 प्रश्नों का बोर्ड का पेपर आएगा
और आप अगर यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी है वो इन मॉडल पेपरों का फ़ायदा मिल सके। और इन मॉडल पेपरों की PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, जिसका लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।